दोस्तों, क्या मोदी जी और नीतीश कुमार के बीच में मामला कुछ गड़बड़ है? अगर साफ तौर पर कहूं तो क्या नीतीश और मोदी जी के बीच में जो संवाद है बेहद कम हो गया है? और सही बात यह है कि मोदी आजकल नीतीश पर एतबार नहीं कर पा रहे हैं। उनको विश्वास नहीं होता नीतीश कुमार पर। उनको लगता है मोदी को कि पता नहीं कब किस मोड़ पर नीतीश कुमार रास्ता बदल लें। और शायद इसीलिए मोदी की जो एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो एनआईए हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये आजकल ये जो एजेंसियां हैं, मोदी और शाह की एजेंसियां, ये आजकल बिहार में नीतीश कुमार के लोगों का पीछा कर रही हैं। वो चाहे नीतीश के अफसर हों या नीतीश के नेता हों। अब दोस्तों, आज बड़ी चौंकाने वाली खबर बिहार से आई और मुझे लगता है खबर पर बढ़ने से पहले आप एक तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर है ये मनोरमा देवी की। मनोरमा देवी जेडीयू की आप कह सकते हैं एक सीनियर लीडर हैं। वो विधान परिषद की सदस्य रहीं और इनके जो पतिदेव थे वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी थे, परिवार करीबी रहा है। इनके यहाँ आज जो खबर है, इनके यहाँ आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए केंद्र की एजेंसी ने आज छापा डाल दिया सुबह सुबह। अब ये जो एनआईए एजेंसी है ये गृह मंत्रालय में आती है, ये अमित शाह के अंडर में आती है, अमित शाह को रिपोर्ट करती। इस एजेंसी के कमांडो आज इनके घर पर पहुंच गए, छापा पड़ा और छापा पड़ने के कुछ देर बाद इनकम टैक्स भी हरकत में आ गई। और आप कह सकते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र में, खासकर सरकारी अमले में हलचल मच गई। अब मनोरमा देवी के यहाँ जो छापा गया में पड़ा, उससे कुछ दिन पहले ये साहब हैं संजीव हंस, आईएएस ऑफिसर नीतीश कुमार के खास रहे, बिजली विभाग के प्रमुख, बिहार के बिजली के बॉस। इनके यहाँ ईडी ने धावा बोल दिया घर पर, दफ्तर पर। और जब इनके यहाँ छापा पड़ा उसके बाद जो पूछताछ हुई तो नीतीश कुमार के कई करीबी आईएएस ऑफिसर अमित शाह के रडार पे आ गए। अब जेडीयू से जुड़े कुछ और नेता, एमएलसी, कुछ आप कह सकते हैं ठेकेदार जो पार्टी के कुछ नेताओं से जुड़े हैं, उनकी भी फाइलें ईडी में खुली हुई हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, एनआईए हो, आखिर ये जो एजेंसियां हैं ये एनडीए के बाकी नेताओं के घरों पे क्यों नहीं जा रही? ये जो एजेंसियां हैं ये सिर्फ नीतीश कुमार के लोगों की घेराबंदी क्यों कर रही हैं? आखिर क्या वजह है कि नायडू बाबू, इनके चारों तरफ भी बड़े धन्ना सेठ है, नायडू बाबू के चारों तरफ, इनके यहाँ ईडी नहीं जा रही। शिंदे साहब, इनके तो पार्टी के लोग ही खोखा मंत्री कहे जाते हैं, इनके यहाँ पैसा भी है, माल भी है, इनके यहाँ ईडी क्यों नहीं जा रही? ये भी एनडीए के साथ ही हैं। अजीत पवार भ्रष्टाचार में गले तक डूबे, मोदी जी नहीं कहा था कि 70,000 करोड़ का इन्होंने घपला किया है। ये जो अजीत पवार है, इनके कई ऐसे साथी हैं, प्रफुल्ल पटेल और भी बहुत हैं, इनके यहाँ ईडी क्यों नहीं जा रही है? अब एनडीए में सिर्फ अजीत पवार और शिंदे ही नहीं है, एनडीए में तो अनुप्रिया पटेल हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, दारा सिंह चौहान, ऐसे कई लोग हैं और ये भी है। लेकिन इनके घर पर ईडी नहीं जा रही है। ईडी ने सिर्फ एनडीए में अगर किसी को टारगेट किया, किसी पार्टी को, तो जेडीयू को ही क्यों किया? जनता दल यूनाइटेड को ही क्यों किया? सिर्फ नीतीश कुमार के लोगों की ही घेराबंदी एनडीए के अंदर क्यों हो रही है? अब दोस्तों, एनडीए में अगर सिर्फ नीतीश कुमार के लोगों पर ही टारगेट किया जाए और बाकियों को छेड़ा ना जाए तो इसका हम क्या अर्थ निकालें? इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब क्या ये निकलता है कि मोदी जी को इल्म होने लगा है, एहसास होने लगा है कि कहीं नीतीश कुमार कुछ नया तो नहीं सोच रहे हैं, कोई नया रास्ता तो नहीं ढूंढ रहे हैं, रास्ता बदल तो नहीं सकते? और अगर नवंबर में जिस तरह से चर्चा हो रही हर जगह आजकल कि कहीं हरियाणा हाथ से निकला, महाराष्ट्र हाथ से निकला मोदी जी के, झारखंड निकल गया और मोदी जी की स्थिति कमज़ोर हो गई, बीजेपी में बगावत हो गई, तो क्या नवंबर के महीने में नीतीश कुमार ही पहल कर देंगे अलग रास्ता चुनने की? कमज़ोर मोदी के साथ नीतीश कुमार बिहार का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्या ऐसा होगा? इस वजह से थोड़ा सा मोदी और शाह नीतीश को लेके बड़ा सेंसिटिव है
और उनकी घेराबंदी कर रहे हैं। और इसीलिए बिहार में छापे पड़ रहे हैं कि नीतीश कोई रास्ता ना नया चुन लें। रास्ता रोकने के लिए अमित शाह ने बिहार में ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, एनआईए को, ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, इनको एक्टिवेट कर दिया है। अब दोस्तों, नीतीश कुमार की राजनीति को समझना, उनके फ्यूचर प्लान को समझना, उनके पैतरों को समझना, ये सबके बस की बात नहीं है। और जब मोदी और नीतीश की बात आए तो ये सवाल और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने आज 4 एक्सपर्ट्स को बुला लिया। आज जावेद अंसारी होंगे, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नीतीश कुमार को 1990 के समय से जान रहे हैं। अशोक वानखेड़े टाइगर आज कुछ नई बातें बताने जा रहे हैं जिस पर आप गौर करिएगा, नीतीश कुमार और मोदी को लेकर। उमाकांत जी को भी मैंने आज इनवाइट किया क्योंकि वो बिहार में भी ब्यूरो चीफ रहे और बिहार में भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करी। दिल्ली में तो रिपोर्टिंग उन्होंने की है, तो उनको भी मैंने आज बुलाया है। और क्योंकि बात नीतीश कुमार की है तो एक जो आप कह सकते हैं जो स्पेशलाइजेशन है रिपोर्टिंग का, नीतीश कुमार को भीतर तक समझने का, वो अभिषेक कुमार का। तो मैंने कहा भाई अभिषेक जी आप भी आइए, आप भी बताइए कि क्या नीतीश कुमार आगे कुछ करने वाले हैं और मोदी जी अगर रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक सेकेंड ओपिनियन लीजिए इन एक्सपर्ट से। मेरा पहला सवाल जो है वो टाइगर से। टाइगर, शिंदे को कोई छू नहीं रहा है। शिंदे के यहाँ एक से एक बिल्डर है, एक से एक पैसे वाले धंधा सेठ है। वहां पर इनकम टैक्स नहीं जा रही, वहां पर ईडी नहीं जा रही है। न शिंदे को ब्यूरोक्रेट को छू रही है, न शिंदे के लोगों को। यही हाल नायडू बाबू का है। नायडू बाबू भी धन कुबेर हैं राजनीति में, उनके यहाँ कोई नहीं जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार, नीतीश बाबू, कभी इनके आईएएस अधिकारियों के यहाँ ईडी की रेड पड़ जाती है, कभी इनके जो नजदीकी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी गर्दन पकड़ ले रही है ईडी। और आज मनोरमा देवी बड़ी करीब रही नीतीश कुमार के, जेडीयू की एमएलसी रही। आज गया में इनके यहाँ छापा पड़ गया, छापा एनआईए का पड़ गया। तो नीतीश को टारगेट क्यों किया जा रहा है? एनडीए में सिर्फ नीतीश ही टारगेट पर क्यों है, मोदी और शाह के? आपने 3 नाम लिए। आपने नीतीश कुमार का नाम लिया, एकनाथ शिंदे का नाम लिया और आपने चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया। ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, मतलब रिप्रेजेंटेशन है तीनों का। इस टाइप के लोग, देखिए एकनाथ शिंदे जैसी बिरादरी है, बहुत सारे लोग हैं एकनाथ शिंदे की कैटेगरी में। वो साथ इसलिए है कि पहले ही ईडी ने उनके यहाँ छापे मारे, ईडी ने पहले ही उनको धमका दिया, तो ये जाके सरेंडर हो गए। और ये तब तक सरेंडर रहेंगे जब तक ईडी की फाइलें होंगी। ओहो, मतलब इनकी फाइलें पहले ही खुल चुकी हैं? खुल चुकी है। ये सारे जितना भी आप महाराष्ट्र पकड़ो, जहां जहां के लोग हो, ये सब ईडी के फाइल की वजह से नतमस्तक है। और ये सर उठाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, ये पॉलिटिकली बर्बाद भी हो जाए तो इनकी हालत मायावती जी जैसी होगी कि हम पूरा खत्म हो जाएंगे, लेकिन अपना पैसा संभाल के रखेंगे। जो पैसा कमाया, अकूट संपत्ति, उसका भोग लेंगे। ये शिंदे साहब कैटेगरी एक हो गई। हाँ, दूसरा आपने नाम लिया नीतीश, आपने इसका नाम लिया चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ये पूर्ण बहुमत के साथ आई हुई सरकार है। चंद्रबाबू नायडू को पैसा चाहिए, जहां पैसा चाहिए वहां देने में भाजपा कभी आनाकानी नहीं करती। दोनों तरफ से, बजट से सरकार को अलोकेशन देना है वो भी देगी, बाकी दूसरे रास्ते से भेजना है वो भी देगी। क्योंकि बीजेपी के पास पैसा छोड़ के बाकी कुछ नहीं है, बस पैसा आता है देने के लिए। तो वो उनको पता है कि इनको पैसा मिलता रहेगा, ये कुछ बोलेंगे नहीं। वो दक्षिण का आदमी है, उसको ज्यादा नॉर्थ में चिल्ला। अब बचते नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ईडी की वजह से नहीं आए, नीतीश कुमार को घेर के लाया गया, समझा के लाया गया। नीतीश कुमार की आदत है पलटाने की। 6 बार वो आदमी इधर से उधर गया। तो सबसे अविश्वसनीय कोई पार्टनर है एनडीए में तो वो नीतीश बाबू है। इसलिए नीतीश बाबू को चारों तरफ से घेर के रखते हैं। बीच बीच में अभिषेक जी ही कार्यक्रम करते हैं कि बस अब खेला हो गया 15 दिन में, अभी शायद, या नीतीश ऐसा कुछ बोल देते या उसके कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि जा रहे हैं। यस यस। तो जैसे ही जा रहा है कि एक जैसा आपने चाल चली बिसात पे शतरंज के, तुरंत ईडी का चेक लगता है राजा को। ओके, गॉट इट। तो हंस टारगेट पे नहीं था, टारगेट के नीतीश कुमार है।
मनोरमा देवी टारगेट पे नहीं है जी। ये वो एक कहावत है मराठी में कि सास को यदि अपने बहू को डांटना हो, नहीं डांट पाती तो अपने बेटी को बोलती, बेटी को डांटती है तो बहू औकात में रहती। ओके। तो मनोरमा पे छापा पड़ा, नीतीश 3 बार सोचेंगे क्या करूं। नीतीश कुमार ने इस 17 तारीख को रात को 16 तारीख की रात को 12 बजे प्रधानमंत्री को फोन करके विश किया, आप हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक होगा। जी। ये इसलिए है, एक ईडी की रेड 3 बार जन्मदिन मुबारक, ये औकात में रखने के लिए है, क्योंकि अविश्वसनीय पार्टनर, मैं फिर से कह रहा हूं, एनडीए में अविश्वसनीय पार्टनर एक ही है जिसका नाम नीतीश कुमार है। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। मैं आ रहा हूं, मैं जावेद साहब के पास आ रहा हूं। जावेद साहब, जो क्रक्स निकलता है, जो टाइगर ने बोला, उसका जो क्रक्स है, उसका जो निचोड़ है वो ये है कि नीतीश कुमार जब भी कुछ नया सोचते हैं और मीडिया के जरिए खबर आती है, भाई नीतीश कुमार आज आरजेडी के किसी आदमी से मिले, नीतीश कुमार ने आज कोई पैगाम लालू को भिजवाया, नीतीश कुमार ने आज मोदी को जो है कास्ट सेंसस पे कोई इशारा कर दिया। इस तरह की जब भी खबरें आती हैं, जब भी अमित शाह को लगता है कि ये आदमी कहीं यू टर्न न ले ले, ये आदमी कहीं रास्ता न बदल दे, अगले दिन ही वहां ईडी का छापा पड़ जाता। छापा नीतीश कुमार पर तो मार नहीं सकते भाई, ईमानदार छवि है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी सबको कि करप्शन पर उनका कभी भी चार्ज नहीं लगा है। तो नीतीश कुमार के जो आली मुआली हैं, उनके जो संगी साथी हैं, उनके ऊपर अमित शाह की एजेंसियां दबिश दे रही। मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं जावेद साहब, इसी बैकड्रॉप में आपको क्या लगता है कि सूनर और लेटर, अभी नहीं तो आगे, क्या नीतीश कुमार रास्ता बदल सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? और इसी वजह से ये ईडी और एनआईए बार बार पटना पहुंच रही है। ये शक के दायरे में है, सबसे ज्यादा इन पे ही शक है, इन पे ही सबसे ज्यादा निगरानी रखी गई है। और जब ये थोड़ा बहुत पर तोलते हैं, अभी परसों नरसों 100 दिन मनाए गए, जो जश्न मनाए गए उनमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों नहीं आए। आपको लगता है कि जो पहला क्रैक एनडीए में आ सकता है, अगर मोदी कमजोर हुए तो क्या जो पहला क्रैक आएगा वो जेडीयू से आ सकता है? इस संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। और खास तौर पे ये प्रॉब्लम बढ़ेगा जब जैसे जैसे बिहार का इलेक्शन करीब आएगा। बीजेपी की कवायद होगी, बीजेपी की कोशिश होगी कि इनको कंट्रोल करके कम से कम सीट पे लड़ें, कम से ये इनको इतनी ज्यादा सीट न मिले कि ये अपने आप में उभर के आए। जी। जावेद साहब ने एक बात और कही कि भाई जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह भी सशंकित हैं। यानी एक कम्युनिकेशन गैप तो दिखता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो दिखता है मोदी और नीतीश कुमार के बीच में। इसीलिए बार बार ईडी और एनआईए वहां पर दस्तक दे रही है पटना में। अभिषेक, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? मैं आपसे घुमा फिरा के ना सवाल पूछूंगा, ना मैं घुमा फिरा के आपसे जवाब की अपेक्षा कर रहा हूं। मुझे सीधे बताइए, क्या नीतीश कुमार लालू के खेमे से बातचीत कर रहे हैं और क्या एक प्लान बी है नीतीश कुमार के जहन में? देखिए, एग्जैक्ट सिचुएशन यही है कि पिछले कुछ दिनों से घोषित तौर पर नहीं लेकिन अघोषित तौर पर मुख्यमंत्री आवास नीतीश कुमार छोड़ चुके हैं। एक अणे मार्ग जो सीएम का ऑफिशियल रेजिडेंस है उसे छोड़कर राबड़ी देवी का जो आवास है सर्कुलर रोड में, उसके बगल में जो एक दूसरा खाली बंगला है जिसको नीतीश कुमार अपने लिए बहुत शुभ मानते रहे, 7 नंबर सर्कुलर रोड। पटना में इस बात की बड़ी बड़ी चर्चा है कि मुख्यमंत्री अब शाम में सारे काम को निपटाकर सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर सुबह 8-9 बजे अणे मार्ग आ जाते हैं, जहां उनका आवास और दफ्तर, एक टेम्पररी दफ्तर दोनों चलता है। तो जब नीतीश कुमार 7 नंबर सर्कुलर रोड में जाते हैं तो रेट्रो फिटिंग हो जाती है। पिछली बार भी गए थे 2022 में तो रेट्रो फिटिंग हो गई थी। राजद के साथ जब भी जाना होता है वो राबड़ी देवी के पड़ोसी बन जाते हैं। आपने एक बड़ी बात कह दी, मैं यहां इसलिए आपको रोक रहा हूं। आपने कहा कि नीतीश कुमार जब भी लालू के करीब आना चाहते हैं, सबसे पहले वो अपना सरकारी बंगला छोड़ के 7 नंबर के बंगले में आ जाते हैं, और 7 नंबर का बंगला लालू राबड़ी के बंगले से सटा हुआ है। एम आई राइट सर? जी बिल्कुल, दोनों सर्कुलर रोड में ही है।
9 और 10 नंबर राबड़ी देवी के पास है, 10 नंबर ऑफिशियल रेजिडेंस है, 9 नंबर उसके साथ अटैच किया हुआ है। तो फिर ये और भी बताइए 7 कि नंबर क्या क्या ये जो पड़ोसी हैं कोई दरवाजा भी है कि खोला और सीधे निकल गए अंदर? इस बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन कई लोग कई तरह की बातें कहते हैं कि पड़ोसी जब होते हैं, लोग पड़ोसी बन जाते हैं तो दरवाजे खुल ही जाते हैं। वैसे भी पुराने जी, रिश्ते हैं, पुरानी दोस्ती है। ईडी की जो बड़ी बात। छापेमारी हो रही है, जी दीपक जी, जी। एक मजेदार बात आपको बता दूं। बिहार बीजेपी के एक नेता ने अभी तकरीबन 1 डेढ़ महीने पहले मुझसे कहा था कि नीतीश कुमार को पिछली बार भाजपा गठबंधन से हटाकर राजद गठबंधन में ले जाने में 2 लोग जिम्मेदार हैं। मैंने पूछा कौन लोग? उन्होंने कहा एक दीपक शर्मा है, एक अशोक वानखेड़े है। उत्तर प्रदेश में, जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के दिन नीतीश कुमार 90 डिग्री पर क्या झुके, इन लोगों ने मुद्दा बना दिया। उसके बाद इन लोगों ने नीतीश कुमार को ये पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह की बातें भाजपा के खेमे में चलती है कि इन लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया नीतीश कुमार को कि वहां जाकर के आप राष्ट्रीय नेता हो सकते हैं। और जैसे ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नजदीकियां बढ़ी, उस वक्त भी ईडी की कार्रवाई तेज हो गई थी लालू परिवार के ऊपर। उसके बाद आप देखिए जब नीतीश कुमार राजद के साथ हो गए तो ललन सिंह और विजय चौधरी के करीबियों के ऊपर हो गई, आज मनोरमा देवी के ऊपर हो गई। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिए दीपक जी, लालू परिवार के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। एक ही तरफ से सिर्फ नीतीश कुमार पर नहीं है, उनकी पार्टी या उनके ब्यूरोक्रेट या उनकी पार्टी के नेताओं के गॉट द करीबी रिश्तेदारों पर ईडी नहीं पहुंची है पिछले 1 गॉट द साल के पॉइंट। दरमियान। लालू समझ परिवार पर भी लैंड फॉर जॉब में शिकंजा कसा जा रहा है दोनों तरफ न्यू से कि साथ आए तो मुश्किल बढ़ेगी। नया जी, पर्सपेक्टिव, नया पर्सपेक्टिव। अभिषेक एक नया पर्सपेक्टिव दे रहे, नया आयाम दे रहे। वो कह रहे हैं कि साहब लालू की भी गर्दन पर कहीं ना कहीं ईडी है, मतलब लालू के परिवार पर भी ईडी का शिकंजा है, और नीतीश कुमार के जो आली मुआली हैं उनको उनकी भी घेराबंदी हो रही। लखेड़ा साहब, नीतीश पर भी दबाव अमित शाह का और लालू के खेमे में भी दबाव। इसका मतलब क्या है कि नीतीश और लालू को मिलने नहीं देना है। 2025 के चुनाव में नीतीश और लालू को एक साथ नहीं आने देना है। ये अमित शाह का वही फार्मूला है जो यूपी में है, सपा बसपा एक साथ नहीं लड़ेगी, लालू और नीतीश एक साथ सवार नहीं होंगे। ये स्ट्रैटेजी है अमित शाह और मोदी की। लखेड़ा साहब देखिए, लालू प्रसाद ही और लालू प्रसाद की जो पॉलिटिक्स है वही मोदी एंड कंपनी गुजरात लॉबी की स्ट्रेंथ है। और मैं ये मानता हूं कि जब से ये खबरें लगातार सरकार बनने के पहले भी जब नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे थे तो जहाज में तेजस्वी साथ में कार में बतिया रहे थे। उसके बाद वो उनकी जो सरकार बनने के 2-3 दिन के बाद, ये 3-4 दिन बाद आए और वो आखिरी मुलाकात भी, खेल खत्म हो गया, कम्युनिकेशन ठप है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि नीतीश कुमार के जो 12 सांसद हैं, 12 के 12 सांसद आज की तारीख में नीतीश कुमार के साथ नहीं है। वहां तोड़-फोड़ ऑलरेडी हो चुकी है, उसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये नीतीश कुमार के पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। और बीजेपी को भी पता है कि अगर ये विभाजित होगी तो नीतीश कुमार को अगर हमने बाहर भी कर दिया 12 के 12 एमपी तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी वर्चस्व की लड़ाई है कि टिकटों के मामले में किसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, बड़ा जो माल किसके हाथ में जाएगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के पद की जो दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी ने नाको चने चबा दिए, लेकिन वो बिहार में आज तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो उसी पर काम कर रहे हैं कि हम बिहार में कैसे कौन सी तिकड़म चलाएं और अपना मुख्यमंत्री बना दें। ये जो छापेमारी हो रही है, इन छापेमारी का जो रास्ता है वो भी वही जा रहा है, यही मेरा कहना है। जी, समझ गए। आप चाह रहे हैं कि जो छापेमारी है नीतीश पर एक अंकुश है, लगाम है। दूसरा, आपने बड़ा पॉइंट कहा कि अगर नीतीश 3-5 करते हैं तो ये जो 12 सांसद हैं इसमें से कई ऐसे सांसद हैं जो कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी के गोद में बैठे, और हमें दिखता भी है उनके बिहेवियर से। टाइगर, आपसे जो सवाल है, पार्टी 12 टूटेगी नहीं टूटेगी बात की बात है, लेकिन मान लीजिए कि अगर मिस्टर मोदी हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड
ये हार जाते हैं, स्थिति खराब होती है, गडकरी और बाकी लोग बगावत करते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में नायडू और नीतीश कुमार जो खुद पर आप कह सकते हैं नायडू तो आत्मनिर्भर है, क्या नायडू और नीतीश ऐसी स्थिति में नाव से कूद सकते हैं, इंडिया अलायंस की तरफ जा सकते हैं? कैन दे डिसाइड? नायडू और नीतीश नहीं, बहुत सारे लोग जाएंगे, एकनाथ शिंदे भी जा सकते हैं। यदि महाराष्ट्र का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो क्यों नहीं साथ देगा? ऐसे कई लोग जाएंगे। सवाल यह है कि 12 सांसद जब आप ले लोगे, देखिए पार्टी तोड़ के मुंह जला लिया है महाराष्ट्र में उन्होंने। शरद पवार की पार्टी तोड़ी, शिवसेना तोड़ी और मुंह पे बल गिरे। यदि आपने यहाँ पार्टी तोड़ी, यदि नीतीश कुमार के सांसद आपने साथ में दखल भी लिए, पूरे 12 के 12 जो भी है पूरा कुनबा आप साथ उठा के लाए, क्या जनता माफ करेगी? फिर यदि नीतीश के साथ सिंपैथी चली गई तो फिर आपकी हालत क्या बुरी होगी? तो आपको नीतीश किसी भी हालत में आपके साथ चाहिए, इसलिए सांसद आपके साथ है और नीतीश पे दबाव बनाना जरूरी है। नीतीश के बगैर आप चुनाव वहां नहीं लड़ सकते। यदि नीतीश और आरजेडी आज भी एक हो गए तो भी बीजेपी का आवाज बड़ा साफ होगा विधानसभा में। और यदि बाकी राज्यों में 4 राज्यों में चुनाव हारते हैं और सपोज सत्ता बदलाव भी नहीं होता, यही प्रधानमंत्री बने रहते हैं, लेकिन एक बहुत स्ट्रांग अध्यक्ष आता है कि जो अंकुश रखेगा इस सत्ता पे बीजेपी के संगठन का, ऐसे में फिर ये लोग भी अपनी दिल खोल के बात करेंगे। दूसरी बात, ईडी और सीबीआई का एक डर है, जो डर गया सो मर गया, और डर के आगे जीत है। तो जो ईडी सीबीआई से नहीं डरा उसने अपने अपना वजूद बचाया है। क्या ईडी सीबीआई से डरे हैं शरद पवार? पूरा कुनबा उनका मंत्री अंदर था, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, लालू यादव जेल गए, कई चीजों पे सजा मिली है उनको, लेकिन लोगों ने फिर भी साथ दिया। तो डरने वालों को लोग साथ नहीं देते, तो ये कितना डराएंगे और नीतीश कितना डरेंगे? देखिए नीतीश को डराने वाले लोग हैं जो स्लीपर सेल बैठे हैं पार्टी में, जो आजू बाजू नीतीश के लोग हैं, वही नीतीश को डराते हैं, और वही कारण है कि नीतीश फ्लिप फ्लॉप होते हैं। जी, नीतीश को इन स्लीपर सेल से उठ के बाहर आना होगा। ईडी होती है तो चलो डालो, सबको जेल में डालो, नीतीश को भी नोटिस दो, नीतीश को भी जेल में डालो। बड़ी बात, एक शरद पवार को नोटिस मिला और महाराष्ट्र की राजनीति ने पलटी खाई। बड़ी बात आज बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आपने कहा कि नीतीश पलटू राम नहीं है, बल्कि उनको डरा दिया जाता है और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो पाला बदल लेते हैं। जिस बार वो लालू के साथ थे, उस वक्त जो गवर्नर हाउस से उनको फीड किया जा रहा था, गवर्नर डरा रहा था कि आपका वही हाल होगा जो लालू का हाल हो रहा है, आपके यहाँ जो करप्शन है उसमें आप भी नप सकते हो नीतीश बाबू। और नीतीश बाबू जी, संजय झा टाइप लोग हैं, वो डराते जी, वो डराते हैं कि साहब देखिए, जो अखिलेश को बार बार, हाँ बिल्कुल, राम गोपाल जी भी अखिलेश को डराते थे कि वो फाइल अभी बड़ी मुश्किल से अंदर करी है। सतीश मिश्रा मायावती को डराते हैं, फिर से ऐसा हो जाएगा। तो सतीश मिश्रा मायावती को डराते हैं, और जो एक दिन अखिलेश ने कहा कि बहुत रोज गया भाई, बहुत रोज का फाइल चलो देख ही लेते, अंदर तो अंदर, चलो खुल के बाहर आ गया तो क्या है, फिर डर के आगे जीत। देखिए तीसरे नंबर की पार्टी है देश में। चलिए, बड़ी बात कही। मैं जरा जावेद भाई के साथ जा रहा हूं। जावेद साहब ये कह रहे हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जो मायावती के बहुत क्लोज हैं, वो डराते रहते हैं कि भाई आपके फलानी जांच खुल जाएगी, ये खुल जाएगी, अमित शाह के यहाँ से ये खबर आ रही। यही काम टाइगर कह रहे हैं, रामगोपाल भी कहीं ना कहीं अखिलेश को डराते थे। ये जब डर टूटा तो अखिलेश एक नए अखिलेश की तरह है। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी डरते डरते उन्होंने अपनी हालत खराब कर ली है। आज नीतीश कुमार संजय झा जैसे लोगों को अगर हटा देते हैं, अपना डिसीजन खुद लेते हैं, डर खत्म कर देते हैं, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं। क्या ऐसी स्थिति है? क्या नीतीश कुमार डर के फैसला लेते हैं जावेद भाई? देखिए, अगर वो डर के फैसला लेते हैं तो उनकी राजनीति का फिर कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आज वो इधर से डर रहे हैं, कल जब सत्ता परिवर्तन होगा तो यही दवा जो है फिर दूसरी साइड वाले भी करेंगे उनके साथ। तो डर के जो राजनीति करता है वो ज्यादा देर पनपता नहीं है। मायावती जी इसका जीता जागता एक सबूत है कि आज देखिए क्या हालत हो गई यूपी में। राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि वो डरे नहीं, इसलिए राहुल गांधी हो गए 2 साल में। राहुल गांधी के आज जो देश में लोग गुण गा रहे हैं,
वो इसीलिए है क्योंकि वो सब मानते हैं कि राहुल गांधी अकेला आदमी है जो रोज बीजेपी से और आरएसएस से मोचेटा लेता रहता, कहीं 1 इंच पीछे नहीं हटता। तो अगर आप डर के राजनीति करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी को भी देख लीजिए, ममता बनर्जी, स्टालिन, ये सारे हैं, ये सामने खड़े हैं। शरद पवार, उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। शरद पवार की पूरी पार्टी तोड़ दी, उनके भतीजा, उनकी बेटी को हराने के लिए क्या नहीं प्रयास किया गया। अमित शाह जी ने जाके कहा कि ये तो गंगोत्री हैं करप्शन के। ये सारा कुछ सुनना पड़ा, झेलना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी जो डटने वाले हैं वो डटते हैं। जिन्हें राजनीति अपने फ्यूचर में करनी है, अपनी सियासत को जिंदा रखना है, वो थोड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ेगी, करेंगे। ये तो आग का दरिया है और डूब के जाना है। ओके, आग का दरिया है, आग का दरिया है, डूब के जाना है, तभी आप किनारे पहुंचेंगे, तभी आपको जीत मिलेगी। अभिषेक, मैं आपसे नटशेल में पूछना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार ये जो ईडी और एनआईए के छापे हैं, इसके आगे समर्पण करेंगे या अपने भविष्य के लिए वो थोड़ा आगे बढ़ेंगे और लालू का हाथ पकड़ लेंगे, मोदी को छोड़ सकते हैं? सवाल यह है, तेजस्वी यादव हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो तो पकड़ लेंगे, क्योंकि मंडल पॉलिटिक्स बिहार में नए सिरे से सर उठा रही है। नीतीश कुमार के कार्यकर्ता उन्हें जाकर फीडबैक दे रहे हैं कि जमीन पर लोग पूछ रहे हैं, कोर वोटर पूछ रहा है कि आरक्षण के मुद्दे का क्या हुआ, विशेष राज्य के मुद्दे का क्या हुआ। ये सारी चीजें लोग पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं वोटर कि जाति जनगणना इसलिए कराई थी कि अलमारी में फाइल बंद करके रख दे। ये सारी फीडबैक तो उनको मिल रही है। आप कह रहे हैं कि लालू को डिसाइड करना, आप कह रहे हैं कि लालू को नहीं, तेजस्वी को डिसाइड करना है। तेजस्वी पर ईडी के केसेस हैं और उनको लगता है कि अगर थोड़ा सा वो नीतीश के साथ गए तो ये जो फाइलें हैं वो और एक्टिवेट कर दी जाएंगी। तो तेजस्वी को डिसाइड करना है कि नीतीश का साथ जाए या ना जाए। नीतीश तैयार है, इस तरह के इंडिकेशंस जो हैं वो अभिषेक दे रहे हैं। एक लास्ट लाइन फिर एक छोटी सी टिप्पणी में खत्म करने जा रहा हूं। लखेड़ा साहब, आपसे, आपको लगता है कि नवंबर के बाद नीतीश कुमार अगर कमजोर मोदी को देखते हैं, अमित शाह को देखते हैं, तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी फैसला लेने की? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि नवंबर का महीना जो है तूफान लाने वाला महीना है, और वो तूफान बिहार में भी आएगा और दिल्ली में भी आएगा। 2 केंद्र हो गए इस तूफान के। पटना में तूफान आएगा और दिल्ली हिलेगा, और दिल्ली में तूफान आएगा और पटना हिलेगा। दोनों इंटरकनेक्ट हैं, और आरएसएस भी धमाल करने वाला है नवंबर में, क्योंकि जो जेल में कहते हैं मुलाकात का वक्त, तो आरएसएस ने जो इनको टाइमलाइन दी है वो नवंबर तक दी है। और हो सकता है कि उसके पहले ही आरएसएस अपने खंजर से कमान को बाहर निकाल दे, इसलिए कि आरएसएस ने तय कर लिया है कि इनके साथ, गुजरात लॉबी के साथ हमने कोई बिजनेस करना ही नहीं है। जब उन्होंने तय कर लिया फाइनली, तो अब आप समझ सकते हैं कि तेल की धार किधर जा रही है। और जब ये दोनों लोग निशाने पर होंगे तो मुझे लगता है कि बिहार में टिकटों की बांट होनी है, टिकटों का बंटवारा होना है। और आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा असमंजस नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी में टिकटों को लेकर के तूफान मचने वाला है। और ऐसी हालत है कि जब अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी हो गई है, तो फिर टिकट किसके लिए बांटेंगे आप? तो यही मैं कहना चाहता हूं फिलहाल। जी, टिकटों को लेकर झगड़ा है, लेकिन जो बड़ी बात एक्सपर्ट्स से निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं नवंबर का जो महीना है वो एक डिसाइसिव होगा। 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं, और तब जब सारा एक्सरे चुनाव का सामने होगा, मोदी का स्कोरबोर्ड अगर डिफीट दिखाता है, मोदी अगर महाराष्ट्र हार जाते हैं या हरियाणा हार जाते हैं, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार हिम्मत कर सकते। एक कमजोर मोदी और अमित शाह के आगे नीतीश कुमार हिम्मत कर सकते हैं, और ये ईडी और एनआईए की घेराबंदी को तोड़ सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो एक नई राजनीति की दशा और दिशा फिर बनने जा रही है, जहां पर हो सकता है कि नायडू बाबू भी नीतीश के पीछे पीछे चलते। टाइगर, आप आए और आपने समय निकाला। जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखेड़ा साहब, आप भी बीच में ज्वाइन करें। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।